अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की मशरकी और मगरबी सरहदों पर गैर यकीनी सूरत हाल है, वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर इस वक्त सूरत हाल गैर मामूली है। एक ऐसे वक्त में कि जब मशरकी सरहद पर भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है, मकबूजा कश्मीर की अबतर सूरत हाल है, जबकि मगरबी सरहद पर अफगानिस्तान का खाना जंगी का खदशा भी मंडला रहा है। वहां से अमरीकी ट्रूप्स की इवैक्यूएशन का सिलसिला भी जारी है। अमरीकी फौज के इनखला के ऐलान के साथ ही तालिबान अफगानिस्तान के बेशतर हिस्से पर कब्जा जमा चुके हैं, जबकि अफगान हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात के लिए भी तैयार नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट। और गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म के पार्लियामान से खिताब के बाद से पाकिस्तान पर अमरीका मुसलसल दबाव भी बढ़ा रहा है। ऐसे वक्त में पार्लियामान में कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया। एक ऐसे क्रूशल टाइम पे इजलास बुलाया गया जिसमें अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला बलोचिस्तान और वज़ीर आला सिंध भी इजलास में शरीक हुए। चारों सूबों के वज़राए आला थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार भी इजलास में शरीक हुए। पार्लिमानी रहनुमाओं को मुल्क की दाखिली सूरत हाल के अलावा अफगानिस्तान, भारत और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इस इजलास के एलामिये के मुताबिक DGISI ने मुल्क की सियासी और पार्लिमानी क़यादत, दाखिली सलामती, अंदरूनी चैलेंजेस, खित्ते में होने वाली तब्दीलियों, कश्मीर, अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल और अहम उमूर पर एक जामे ब्रीफिंग दी तमाम तर पार्लिमानी रहनुमाओं को, पार्लिमानी जमातों को। शुरका को बताया गया कि पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल में इखलास के साथ नहायत मस्बत और जिम्मेदाराना किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की भरपूर काविशों की बदौलत मुख्तलिफ अफगान धड़ों और मुतहारिब ग्रुपों के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार हुई और अमरीका और तालिबान के दरमियान भी बामानी बातचीत का आगाज़ हुआ। पाकिस्तान इस बात पर यकीन रखता है कि अफगानिस्तान में पायदार अमन जनूबी एशिया में इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। पार्लिमानी कमेटी को यह भी बताया गया कि पाकिस्तान अफगान अमन के लिए अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा करना जारी रखेगा और अफगान अवाम को हकीकी नुमाइंदा हुकूमत का हर सतह पर खैर मकदम करेगा। शुरका को आगाह किया गया कि पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही और उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि अफगान सरहद पर 90% बाढ़ का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि कस्टम्स और बॉर्डर कंट्रोल का भी मौसर निज़ाम तश्कील दिया जा रहा है। सियासी और पार्लिमानी क़यादत ने इस ब्रीफिंग पर इत्मीनान करते हुए अफगानिस्तान में अमन, तरक्की और देरपा जो खुशहाली है उसके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने किसी भी मुल्क की जंग में शराकत से दो टोक अल्फाज में इनकार किया था, लेकिन अमरीका के मुतालबात हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे। अमरीका, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात जो क्वाड्स के मामलात हैं, जो एक नया एक अलाइनमेंट बन रही है, नई सफाराई हो रही है बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर, उन मामलात समेत मुख्तलिफ इशूज़ पर पाकिस्तान को डिक्टेट करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक दो टोक पेश किया गया था। वो क्या कहते हैं, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। Happen that if there's pressure put on Pakistan to change its relationship or downgrade its relationship with China, it won't happen because the relationship between Pakistan and China is very deep. चीनी मीडिया से गुफ्तगू की वज़ीर आज़म इमरान खान ने बैनुल अक़वामी मंजरनामे का तज़किरा करते हुए बताया है कि इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक नौयत के मामलात हैं उस पर पाकिस्तान अपनी आंखें खुली रखे हुए है और यकीनन उसमें ये तय करना होगा कि अलाइनमेंट क्या होगी। हम किसी की भी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि अमन में शराकतदार का किरदार अदा करते रहेंगे। ऐसे वक्त में पाकिस्तान की जिम्मेदारियों में यकीनन इजाफा हो चुका है। अपोजिशन और अवाम की जानिब से गुज़श्ता कई अरसे से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा था कि कौमी सलामती के मामलात पर पार्लियामान को एतमाद में लिया जाए। वो इसराइल से ताल्लुकात हों या फिर कश्मीर के सौदे के हवाले से इल्ज़ामात हों, उसामा बिन लादेन का मामला हो या अमरीका को अड्डे देने का फैसला हो, हुकूमत से बार बार पार्लियामान को एतमाद में लेने का मुतालबा किया जा रहा था। ताख़ीर से ही सही, लेकिन आज पार्लिमानी नुमाइंदों का इजलास बुला ही लिया गया। आज के इजलास में कौमी सलामती के मामलात पर सवाल उठाने वाले भी मौजूद थे, जबकि मुल्क की सरहदों के मुहाफ़िज़, आला अस्करी क़यादत भी इजलास में मौजूद थी। पार्लिमानी जमातों की नुमाइंदगी भी इजलास में मौजूद थी, लेकिन आज के इस इजलास की खास बात यह कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मौजूद नहीं थे। हालांकि आज के इजलास में वज़ीर आज़म की शिरकत इंतहाई ज़रूरी नहीं थी। वज़ीर आज़म का इजलास उसमें शरीक ना होना, उसकी वजह क्या थी, उसकी वजाहत खुद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दी। वो क्या कह रहे थे वो भी आपके सामने रखता है। अच्छा, मगर सर इतना अहम मौका है, पूरी अपोजिशन जमा होगी, वज़ीर आज़म साहब क्यों नहीं आए? हम उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं बहसीत वज़ीर ख़ारजा, बहसीत वाइस चेयरमैन, बहसीत डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ द पार्टी उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इजलास में वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी वो कर रहे हैं
गुज़श्ता रोज़ ही उन पर इल्ज़ामात लगाए गए थे कि वो खुद को वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर देखते हैं, मुतबादिल के तौर पर पेश करते हैं। सवाल ये है कि क्या शाह महमूद कुरैशी वज़ीर-ए-आज़म की मुतबादिल बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज का इजलास इन कैमरा सेशन था, बंद कमरा इजलास था, मीडिया को असम्बली में दाखिले की इजाज़त नहीं मिली, मेंबरान से मोबाइल फ़ोन्स ले लिए गए, पार्लियामान के अंदर तमाम तर दफातर बंद रहे, स्टाफ को छुट्टी दे दी गई, असम्बली मुलाजमीन मौजूद नहीं थे, कौमी असम्बली हॉल को कॉन्फ्रेंस रूम में तब्दील कर दिया गया था। कौमी सलामती से मुतालिक इजलास कैसे होते हैं? यकीनन इससे पहले ये एक डेकोरम है कि SOP के तौर पर इस इजलास को इन कैमरा रखा जाता है, हसास नौयत के स्ट्रेटेजिक मामला डिस्कस होते हैं और इसकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनको स्पीकर के सामने लॉक किया जाता है, बंद किया जाता है, महफूज किया जाता है और ये सदर पाकिस्तान का इस्तेहकाक है, इख्तियार है कि वो इसकी रिकॉर्डिंग को अगर चाहें तो वो देख सकते हैं या फिर आला अदलिया इसकी रिकॉर्डिंग मंगवा के किसी खास मौके के ऊपर वो देख सकती है। अदरवाइज़ इसको इनक्लोज कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है स्पीकर की मौजूदगी में। आज जिस वक्त ये इजलास जारी था उसी वक्त ही कोयटा के अंदर एयरपोर्ट रोड पर एक धमाका हुआ है। धमाका यकीनन ये कोई पहला नहीं है, बलूचिस्तान इससे पहले भी दहशतगर्दों के निर्गे में है। गुज़श्ता 2 माह की अगर बात की जाए तो वहाँ 20 सिक्योरिटी एहलकार जामे शहादत नोश कर चुके हैं और अगर 6 महीने की बात की जाए तो 500 से ज़ायद ऐसे हमले हो चुके हैं। आज जिस ट्रेलर को आप फुटेज में देख रहे हैं, आग लगी हुई है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस का ट्रेलर था जिसको निशाना बनाया गया है रिपोर्टेडली। ताहम इस हवाले से मज़ीद इत्तलात आना बाकी हैं। कोयटा एयरपोर्ट रोड के ऊपर इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया फौरी तौर पर। सिक्योरिटी हुक्काम ने इसको जो है जाए हादसा को घेरे में लिया और तहकीकात भी जारी हैं। यकीनन जो इसके पसे पर्दा किरदार हैं उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मुल्क में अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात लाहक हैं और इन चैलेंजेस से निमटने के लिए आज का इजलास जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था उसकी बड़ी अहमियत है। एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है, तमाम तरह इख्तिलाफ़ात को पसे पुश डालकर बालाए ताक रखते हुए कौमी इत्तफ़ाक़ राय और कौमी हमाहंगी पैदा करने की अशद ज़रूरत मौजूद है। आगे बढ़ते हैं जी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से पहले जो मामलात हैं, यकीनन उससे पहले अगर हम कल के इजलास की बात करें तो पार्लियामान के अंदर एक इजलास हुआ जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की थी और ऐसे वक्त में पाकिस्तान की जिम्मेदारियों में यकीनन इजाफा भी हो चुका है। अपोजिशन और अवाम की जानिब से गुज़श्ता कई दिनों से ये बात की जा रही थी कि आप कोई ऐसा इजलास बुलाएं जिसमें कौमी हमाहंगी का एक मज़हर दिखाई दे। इससे पेशतर के आगे बढ़े, रिजवान सईद हमारे रिपोर्टर कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इस हादसे की नौयत और शिद्दत से मुतालिक उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान आपके वक्त के लिए। रिजवान के कोयटा एयरपोर्ट रोड पर जो धमाका हुआ है इसकी नौयत और शिद्दत क्या थी और इस हवाले से क्या इत्तलात आ रही हैं? देखिए जी, कोयटा एयरपोर्ट रोड का इलाका है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ट्रक है वो गुजर रहा था कि उसके करीब एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में अब तक जो गैर मुसद्दका इतलात सामने आ रही है उसमें 4 अफराद बताया जा रहा है कि उसमें जख्मी हुए हैं। तो हम इस वक्त भी इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर महकमा PDMA की जो टीमें हैं वो जाए वकुआ पर पहुंच चुकी हैं और रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो जारी किया हुआ है। इस वक्त जो ट्रक था जो सिक्योरिटी फोर्सेस का उसमें जो आग लगी थी उसे भी बुझा दिया गया है। बताया जा रहा है कि 4 अफराद उसमें जख्मी हुए हैं। तो हम हतमी तौर पर इस हवाले से जो है वो इतलात सामने नहीं आ रही। धमाका काफी शदीद था जिसकी आवाज जो है वो पूरे इलाके में सुनी गई है। करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए हैं। तमाम तर ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया गया है। वहां से वकुआ से जो है वो शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। महकमा PDMA की जो फायर ब्रिगेड टीम थी उसकी जानिब से इलाके में जो है वो न सिर्फ जो गाड़ी को आग लगी थी उसे जो है वो बुझा दिया गया बल्कि जख्मियों को भी मुंतकिल। अच्छा रिजवान, ये बताएगा कि क्या बताया जा रहा है अब तक जो इत्तलात आ रही है उसके मुताबिक, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ट्रेलर है उसको टारगेट किया गया था, तो हदफ क्या था धमाका करने वालों का? जी, अब तक की जो इतलात सामने आ रही है और जो सूरत हाल हम देख रहे हैं उसमें यही लग रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो दहशतगर्दी का निशाना बनाने की एक साजिश थी। तो हम इस हवाले से अब तक जो ऑफिशियल कोई भी हम देख रहे हैं कि कोई बयान सामने नहीं आया, क्योंकि अब से कुछ देर कबल ही यह वाकया रूनुमा हुआ है और जख्मियों को मुंतकिल करने का जय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जो है वो इब्तदाई तौर पर शुरू किया गया है। इस वक्त तक जो है वो सरकारी सतह पर हम देख रहे हैं कि कोई भी बयान सामने नहीं आया। तो हम जो सूरत हाल सामने आई है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमारे रिपोर्टर रिजवान सईद हमें कोयटा से अब थे। अब कौमी सलामती कमेटी के इजलास से कबल गुज़श्ता रोज पार्लियामान का मंजरनामा कुछ बदला बदला दिखाई दिया। अपोजिशन अच्छे बच्चे वाला किरदार अदा कर रही थी, खामोशी थी जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे
हुकूमत भी हिज़्ब इख्तिलाफ को गले लगा रही थी। वज़ीर आज़म ने भी 3 बरस में पहली बार अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया और ना ही किसी को नहीं छोड़ूंगा की शोला बयानी की, ना ही कोई NRO नहीं दूंगा की बात हमें दिखाई दी, बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से अपोजिशन को साथ लेकर चलने की बात हुई। गुज़श्ता रोज़ पार्लियामान के फ्लोर पर इमरान खान साहब ने क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। मैं आज दावत देना चाहता हूं ऑपोजिशन को इस चीज पे। इस मुल्क में 1970 के बाद सारे इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल हुए और अभी भी बाई इलेक्शन सेनेट उसमें भी कंट्रोवर्सी हो गई। हमने बड़ी कोशिश की है ये 2 सालों के अंदर कि हम क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं कि पाकिस्तान में भी इलेक्शंस एक्सेप्ट करे, जो भी हारता है वो एक्सेप्ट करे इलेक्शंस। रिफॉर्म्स तजवीज़ दिए हैं 1 साल से बड़ी हैं, उसके ऊपर कोई अपोजिशन की अभी तक डिबेट नहीं हुई। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो कोई गवर्नमेंट अपोजिशन की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की फ्यूचर है कि अब टाइम आ गया है कि हम भी इलेक्शन लड़ें और किसी को ये फिक्र ना हो कि जी मुझे कोई धांधली से हरा दिया जाएगा। आज ही वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने मीडिया से बात की और उनका कहना था कि आज का जो इजलास है इसके बाद मुल्क की सियासत का रुख बदल जाएगा, बदली दिखाई देगी पिक्चर। वो क्या कह रहे थे वो भी आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल की सियासत मुल्क की सालमियत की सियासत होने जा रही है। पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा फर्क आने जा रहा है और मैं समझता हूँ कि अपोजिशन और हुकूमत मिलकर चलने वाली है। 3 साल तक जो अपोजिशन हमें गिराने की बातें कर रही थी, ज़हनी तौर पर वो इत्तफाक कर चुकी है कि 2 साल इमरान खान के और हैं। इस तमाम मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शामी साहब, आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया। यकीनन जिस वक्त पर ये इजलास हुआ है ये वक्त बड़ा क्रूशल है, बड़ा अहम है, लेकिन आज जहाँ पर DGISI और आर्मी चीफ इस इजलास में मौजूद थे, वहीं ऑपोजिशन लीडर और फिर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहां पर मौजूद है। क्योंकि इजलास इन कैमरा था, बंद कमरा इजलास था, इसलिए बहुत सारी बातें तो बाहर नहीं आ सकी, लेकिन यकीनन तुंदो तेज सवालात जरूर पूछे गए होंगे ऑपोजिशन की तरफ से। फिर शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि इस इजलास के बाद मुल्क की सियासत का रुख बदला सा दिखाई देगा, तो क्या वाकई इस इजलास के बाद अगर इसके सियासी इंप्लीकेशंस देखें तो तब्दील हो जाएगी चीज? देखिए, ये आज का इजलास जो है, अपोजिशन का कहना तो ये है कि ये उसके मुतालबे पे हो रहा है, पर जिस मुतालबे पर भी हो रहा है इसका इनकाद एक अच्छी बात है और वजीर आजम जो है उनको भी इसमें मौजूद होना चाहिए था। वो अगर इसमें तशरीफ फरमा होते तो ज्यादा बेहतर होता। उनकी गैर हाजिरी जो है उससे कोई अच्छा तासुर नहीं मिलेगा। लेकिन बहरहाल अब तमाम सियासी जमातों के रहनुमा जो हैं वो मिलकर बैठे हैं। असद कैसर साहब उसकी सदारत कर रहे हैं और पहले तो मीडिया के बास दोस्त जो हैं उनको भी दावत दी गई थी, खुद मुझे भी दावत दी गई थी कि उसमें शरीक हुआ जाए, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि बाद सियासी रहनुमाओं ने इस पर एतराज किया और उनका कहना था कि ये सिर्फ पार्लिमानी कमेटी है, इसलिए पार्लियामेंट के मेंबर्स तक महदूद रहनी चाहिए। हालांकि इससे पहले जो वजीर खारजा ब्रीफ कर चुके हैं जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे, उसमें मीडिया के लोग भी थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है जनरल कमर जावेद बजवा, रमजान के दौरान उन्होंने भी बड़ी तवील ब्रीफिंग की थी, उसमें भी वो मीडिया से, उसमें सारे लोग ही मीडिया से ताल्लुक रखते थे और कोई वायलेशन नहीं हुई थी। कोई जो राजदारी का पूरा एहतमाम रखा गया था और जो कुछ उन्होंने कहा था वो मीडिया ने उसकी हिफाजत की। शामी साहब, रिपोर्टेडली ऑपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से दरखास्त की गई थी कि इसमें गैर पार्लियामानी लोगों को नहीं होना चाहिए, उसमें सहाफ़ी नहीं होने चाहिए, दीगर लोग जिनको फहरिस्त में शामिल किया गया था वो नहीं होने चाहिए और उनकी फरमाइश के बाद ये लिस्ट रिविजिट की गई। पता नहीं हमसे इतना हिजाब क्यों था अपोजिशन को। हालांकि अपोजिशन तो अदालती कमरे हैं उनमें कैमरे लगाने की बात करती है, कहती है कि वो अदालती कार्रवाई तक जो बराह रास्त टेलीकास्ट होनी चाहिए, तो वहाँ मीडिया अगर मौजूद होता तो जाहिर है कि वो ज़्यादा बेहतर होता, कुछ हमें भी आगाही होती। तो अब हम भी सुनी सुनाई बातों पर इत्तफाक करेंगे, इस पर मजबूर हैं और अभी तो वो सुनी सुनाई बातों तक भी नौबत नहीं पहुँची। लेकिन जो एक यानी बुनियादी नुक्ते हैं वो तो वाजे हैं कि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है और उसमें पाकिस्तान का किरदार है वो ज़ेर बहस आया होगा। फिर इंडिया के साथ जो मामलात हैं कुछ न कुछ रोशनी उस पर भी डाली गई होगी। लेकिन बुनियादी तौर पर इस वक्त जो अफगानिस्तान में खला पैदा हो रहा है और अमेरिकी फोर्सेस जो है
अफगानिस्तान से रुखसत होने वाली हैं, तो उसके बाद वहाँ क्या सूरत बनेगी। और इस वक्त तक अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान कोई बामकसद बातचीत जो है वो होती नजर नहीं आ रही। और पाकिस्तान इस हवाले से मुस्तरब है, क्योंकि पाकिस्तान के हमसाया के तौर पर अफगानिस्तान के मामलात जो है वो पाकिस्तान पर असरअंदाज होते हैं। इस वक्त भी 30 लाख के करीब जो मुहाजिर हैं, जो निवासी के में पाकिस्तान आए थे कई अशरे पहले, वो आज तक पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनकी वापसी की सूरत पैदा नहीं हुई। तो अब अगर कोई और रेला आएगा तो फिर हमारे लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। शाबी साहब, हमारा ख्याल है कि नेशनल कंसेंसस अगर डेवलप हो जाए इस तरह के इशू के ऊपर, तो ये हमारी स्ट्रेटेजिक नौयत के मामलात और हमारी पॉलिसी को मजीद स्ट्रेंथन भी करेंगे। अगर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट वहां पर मौजूद है, अहम रहनुमा है, तो यकीनन उनको जब एंडोर्समेंट मिल जाएगी पार्लिमानी रहनुमाओं की तरफ से, तो उनके इस फैसले के अंदर भी मजीद ताकत ऐड हो जाएगी। लेकिन शाबी साहब, जिस तरह आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वहां पर मौजूद नहीं थे, आपको याद होगा कि जब आर्मी चीफ के साथ को पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात होती है, एक मुलाकात GHQ में भी हुई थी, उस पर बड़ा शोर होगा हुआ था कि यार इमरान खान साहब दूसरे कमरे में तो रहे, लेकिन वो उस मुलाकात में शरीक नहीं हुए जहां पर ऑपोजिशन रहनुमा मौजूद थे। तो क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो गुज़श्ता रोज पार्लियामान के फ्लोर पर ऑपोजिशन को साथ चलने की दावत दी और आज वो गायब हो गए, तो वो भी किसी के कहने पर सिर्फ हालात को सॉफन करने के लिए कहा इमरान खान साहब ने, और वो ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठना चाहते, मूड अब भी वही है? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर तो बड़ी हौसला अफजा थी और उससे ये उम्मीद पैदा हुई थी, और वो उम्मीद अब तक भी मौजूद है कि नया चैप्टर जो उसका आगाज़ होगा और अपोजिशन के दरमियान और हुकूमत के दरमियान एतमाद की कुछ ना कुछ बहाली होगी। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म जो हैं आज इस नशिस्त में तशरीफ़ नहीं लाए। इससे पहले नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में जब भी इस तरह की मुशावरत का एहतमाम हुआ, जिसमें फ़ौजी क़यादत भी मौजूद थी और सियासी क़यादत भी मौजूद थी, तो ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म वहाँ मौजूद रहे। आपको मालूम है कि पेशावर में जब स्कूल पे हमला हुआ, दहशतगर्दों ने जो बड़ी हौलनाक वारदात की थी, उसके बाद सारी हमारी मजहबी और सियासी जमातें इकट्ठी हुई थी और लीडरशिप सारी इकट्ठी होकर बैठी थी, और उसमें नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ भी मौजूद थे। तो इसमें वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उनकी मौजूदगी से मामलात ज़्यादा उनमें एतबार होता है, वक़ार पैदा होता है। अगर वो होते तो बेहतर था, लेकिन भारत उनकी जमात की नुमाइंदगी है, उनके वज़ीर ख़ारजा मौजूद है, वज़ीर दाखिला मौजूद है, दूसरे लोग मौजूद हैं और सारी सियासी जमातें मौजूद हैं। तो बड़ा जो एक किसी न किसी हद तक तो ये ज़रूरत जो है पूरी हुई है, और तवक्को रखनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान के मामले में हम एक कौमी पॉलिसी जो है उस पर अमल कर सकेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म ने वैसे तो ऐलान कर दिया है पहले ही इस इजलास से कि वो किसी सूरत अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, और अब देखना ये होगा कि अमेरिका के साथ या अफगान हुकूमत के साथ या तालिबान के साथ हमारे ताउन की हदूद क्या होंगी, और हम एक दाखिली सूरत हाल में से उलझने से कैसे बचेंगे। ये बहुत एक नाजुक मामला है और इस पे हमें फूक कर कदम रखना होगा। शाबी साहब, आज वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि अब आइंदा आने वाले दिनों की सियासत मुल्क की सालमियत की सियासत होगी। तो इस वक्त जो खत्ते की सूरत हाल है, क्या उसमें मुल्क किसी सियासी तब्दीली का मुतहम्मिल हो सकता है? क्योंकि शेख रशीद साहब की इस बयान से तो यही तासुर मिलता है कि अब क्योंकि स्ट्रेटेजिक नौयत की पॉलिसीज़ हैं, मामलात बड़े ख़राब हैं ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, तो यहाँ पर अब अपोजिशन किसी किस्म की तब्दीली तो भूल जाए। देखिए, अब तो तब्दीली की कोई बात भी नहीं हो रही। जो अपोजिशन कह रही थी कि हम सड़कों पर निकलेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्तीफे देंगे, वो सब बातें तो अब हवा में उड़ गई हैं, और अपोजिशन के दरमियान वो इत्तेहाद भी बरकरार नहीं रहा। पीपल्स पार्टी ने अपना रास्ता अलग कर लिया, ANP भी PDM से अलग हो गई या कर दी गई। तो PDM अपने तौर पर अपनी जगह मौजूद नहीं है, और ना उसके वो नारे हैं, ना दावे हैं, ना लॉन्ग मार्च है, और ना ही इस्तीफे हैं। तो अब तो एक ठहराव सा पैदा हो चुका है, और यही जो इंतखाबात तक हम पहुंचेंगे तो अभी तो हुकूमत को कोई खतरा मालूम नहीं होता, लेकिन क्योंकि अब 2 साल के अंदर इंतखाबात होने हैं, तो इसकी वजह से जो एक्टिविटी जनरेट होगी उसे आप इंतखाबी मुहिम का नाम दे सकेंगे। तो उससे शेख रशीद साहब ये बात कहते हैं कि ये सारे सिक्योरिटी के हवाले से मामलात होंगे, खुदा करे ऐसा ही हो, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की बात भी कर दी है। कोई आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हैं उनके बारे में सवालिया निशानात उठ रहे हैं, तो बड़ी ज़रूरी बात है कि वहाँ इंतखाबात ऐसे हों कि उन पर उंगली ना उठ सके। अगर वहाँ
शिकायत पैदा हुई तो एक जो ताल्लुकात हैं उनको नुकसान भी पहुंच सकता है और नए मसाइल भी खड़े हो सकते हैं। अच्छा शाबी साहब, ये क्योंकि इन कैमरा सेशन है, बंद कमरे का इजलास है, वहाँ पर सहाफ़ी मौजूद नहीं हैं, ख़बरें नहीं आ रही हैं, अजम्पशंस तो हो सकती हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का वहाँ मौजूद होना, बिलावल साहब का वहाँ पर होना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद ने बड़े सख्त इल्ज़ामात भी लगाए थे, आपको पता होगा गुजरावाला जलसे के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, और आज फ़ौजी क़ियादत वहाँ पर बराह रास्त मौजूद है। तो जब तुंदो तेज सवालात की बात होती है तो पता नहीं किस नौयत के, अगर स्ट्रेटेजिक नौयत के मामलात हैं तो उस पर कुछ अफगानिस्तान और भारत के अंदर जो कुछ इशूज़ हैं उस पर तो बात होगी, लेकिन आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जब आम इंतखाबात 2023 की तैयारी की बात है तो बैकडोर चैनल्स की बात होती है कि कौन ऑपरेट कर रहा है, कौन मुक़्तदर हल्कों के करीब है, तो आज कुछ नरमी, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करने का मौका भी मिला होगा दोनों को तबादला ख्याल से? देखिए, नए इंतखाबात जो हैं या आने वाले इंतखाबात जो हैं उनके हवाले से कंसर्न तो मौजूद हैं और अपोजिशन का मुतालबा ये है कि वो ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए जो गुज़श्ता इंतखाबात में देखने को मिली, उसमें कोई मुदाखलत किसी अदारे की तरफ से नहीं होनी चाहिए। ये एक जायज़ मुतालबा है कि इंतखाबात मुनसफाना हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये आज का मौजू है या आज इस पर कोई गुफ्तगू ही होगी। हाँ, आगे चलकर इस पर कोई बात हो सकती है, लेकिन आज तो जो अफगानिस्तान का मसला है वही डोमिनेट कर रहा होगा और उससे जो पैदा होने वाले उसके असरात हैं उनके बारे में गुफ्तगू हो रही होगी। उसूली तौर पर तो ये बात मेरा ख्याल वाज़ेह है और ये सारा कंसेंसस है कि पाकिस्तान को इसमें कोई अपने तौर पर मदाखलत नहीं करनी चाहिए और कोई फरीक नहीं बनना चाहिए, और अफगानिस्तान का जो मसला है वो अफगानों पर छोड़ देना चाहिए। तालिबान और अशरफ गनी की हुकूमत या दूसरे जो अनासर वहाँ मौजूद है वो मिल बैठें और एक दूसरे की बात सुने और अफगानिस्तान को एक खाना जंगी में धकेलने की बजाय एक अमन और सुकून की तरफ लेकर जाएं। कई अशरे हो गए हैं अफगानिस्तान सुकून से महरूम है। अब ये अफगान रहनुमाओं की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अफगानिस्तान को सुकून दें, अमन दें, और पाकिस्तान भी अमन के हवाले से तो किरदार अदा कर सकता है और किरदार अदा करना चाहिए। इसमें तो मेरा ख्याल है कोई इख्तिलाफ राय नहीं होगा और ना ही इसका आज़ार किया जाएगा। शाही साहब, अमेरिका को मिलिट्री बेसिस ना देने का फैसला समेत जो अमेरिका के दबाव में ना आने का फैसला है और जो रिजिड स्टांस है, बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का एक इस वक्त स्टांस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को उनकी हुकूमत का है, क्या इसमें कोई तब्दीली वाकई हो सकती है? क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान का अगर रीसेंट पास्ट में हम देखें तो एक लव हेट रिलेशन तो रहा है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर जो बाइडन की कॉल आ जाती है तो हो सकता है उसके बाद फिर से मामलात अमेरिका के साथ उस्तवार हो जाएं, राहें हमवार हो जाएं। तो आपको लगता है कि एक बाइडन की कॉल से मशरूत हैं बहुत सारे मामलात जिसके बाद रिवर्सल भी हो सकता है डिसीजंस का? नहीं, जो बाइडन की कॉल तो आ जानी चाहिए थी और राब्ता उनसे हो जाना चाहिए था। ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि अभी तक यानी सदर अमेरिका के और पाकिस्तान के वजीर आज़म के दरमियान कोई राब्ता नहीं हुआ। अगरचे के हुकूमती सतह पर और एस्टेब्लिशमेंट की सतह पर तो राब्ते मौजूद हैं। CIA के चीफ भी और उनके जो फौजी कमांडर भी वो पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं और मुसलसल हमारी अफवाज से राब्ते में हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर राब्ते जो हैं जो होने चाहिए तो वो नहीं हुए। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अमेरिका के पास अड्डे वहाँ मौजूद रहे हैं, अमेरिकी फोर्सेस वहाँ मौजूद रही हैं, और 9/11 के बाद अब देखें इतना अरसा गुजर चुका है कि अमेरिका के बस में और नेटो फोर्सेस के जो भी बस में था वो उन्होंने किया है। जो वहाँ रहकर और वहाँ अड्डे लेकर और वहाँ अपनी फौजें उतार कर जो अमेरिका वो काम हासिल नहीं कर सका, पाकिस्तान में कुछ चंद फुट की ज़मीन लेकर वो क्या कर लेगा और यहाँ से कैसे सूरत हाल को कंट्रोल कर लेगा, ये एक सारे मफरूज़े हैं। और अमेरिका जो है, मैं नहीं समझता कि अमेरिका पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई पाँव रख के तो समझेगा कि मैं अफगानिस्तान के मामलात को दुरुस्त कर लूँगा। अफगानिस्तान में रहते हुए जब अफगानिस्तान के मामलात को दुरुस्त नहीं कर सके तो पाकिस्तान में बैठकर क्या ऐसी सूरत पैदा हो सकती है? तो पाकिस्तान में इस हवाले से तो बड़ी बात दो टोक अंदाज में कह दी गई है और ये समझने की बात भी है और समझाने की बात भी है। इससे कोई मसला हल नहीं होगा, पाकिस्तान के लिए नए मसाइल पैदा हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ लोड शेडिंग के खिलाफ कोई मुजाहरा करेगी। उस वक्त तहरीक इंसाफ जो लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे किया करती थी, अब ये मुजाहरा किसके खिलाफ होगा?
बात करेंगे इस ब्रेक में। वेलकम बैक। मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका है। शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8-8 घंटे जबकि देहात में 12 घंटों से भी तजावुज कर चुका है। हुकूमत तरबेला में पानी की कमी, LNG टर्मिनल्स की मरम्मत और कुदरती गैस के पावर प्लांट की बंदिश को लोड शेडिंग का जिम्मेदार करार दे रही है, जबकि मुल्क में वाफर बिजली होने के बावजूद अवाम को जहनी अजियत में मुब्तला कर दिया गया है। इस वक्त अवाम किस कर्ब से गुजर रहे हैं, अवामी के सामने रखता है। 24 घंटे में से यानी कि समझ लें 12 घंटे लाइट आ रही है और 12 घंटे जा रही है। 5-5 घंटे लाइट जाती है, रात को 1 बजे जाती है और सुबह जाके कहीं 10 बजे 11 बजे। इतना परेशान किया हुआ लोड शेडिंग ने। हाँ जी, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। इससे लोगों के कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं, लोगों का आराम भी मुतासर हो रहा है। बिजली से घंटा आ रही है, घंटा जा रही है, बहुत गर्मी है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आवाम हमारी बहुत परेशान है। बच्चे घरों में परेशानियाँ बढ़ गई हैं। रात को बिजली 1 बजे आई है और उसके बाद सुबह दोबारा चली गई है, उसके बाद आई है तो अब फिर चली गई है। बिजली की सांख में चोरी ने लोगों का ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का नुकसान किया है बल्कि जीना मुहाल किया है। अब आवाम किस अजियत से गुजर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इंटरेस्टिंगली घंटों बिजली की लोड शेडिंग एक ऐसे वक्त में हो रही है जब हुकूमत का दावा था कि साबिका हुकूमत ज्यादा बिजली बनाकर चली गई, जिसका कौमी खजाने पर बोझ पड़ा। इस हवाले से हुकूमत क्या स्टेटमेंट्स देती रही है, वो भी आपके सामने रखता हूं। शेडिंग की वजह कतन ये नहीं है कि कोई कैपेसिटी का इशू है। कैपेसिटी हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है और पूरा साल रहती है, और पूरा साल हज़ारों मेगावाट ऐसे हैं जो हम नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन पुराने मुआहदों के बाइस हमें उनकी मुकम्मल रकम जो है वो किराए के तौर पे अदा करनी पड़ती है। 2023 में पाकिस्तान के पास जितनी पाकिस्तान को बिजली की ज़रूरत है 50% ज़्यादा बिजली होएगी, और उस तमाम बिजली के हम पैसे अदा कर रहे होंगे 1500 अरब रुपया सालाना। माजी की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत के ऊपर यह इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने जनरेशन कैपेसिटी तो इंक्रीज़ की है लेकिन फ्यूल से मुताल्लिक़ कोई काम नहीं किया। अब देखना है कि क्या पाकिस्तान में वाकई ज़रूरत से ज़्यादा बिजली है। अगर बिजली ज़रूरत से ज़्यादा थी तो ये फिर गायब कहाँ हो गई है। हुकूमत ने वाफर मिकदार में मौजूद बिजली को ज़ाया कैसे किया है। पाकिस्तान में बिजली पैदा करने के लिए पानी, दरामदशुदा RLNG, कोयला और फर्नेस ऑयल के साथ कुछ दीगर तवानाई के जो ज़राए हैं उन पर इन्हिसार किया जाता है। अगर पाकिस्तान के एनर्जी मिक्स को देखा जाए तो मल्टीपल सोर्सेज हैं। ताहम इस वक्त सबसे ज़्यादा कमी गैस की है, क्योंकि गैस पाइपलाइंस जो है उनके अंदर अभी गैस मौजूद नहीं है। जो सप्लाईज हैं वो बैटरी डिसरप्टेड है, जिसकी वजह से बहरान सर उठा रहा है। पाकिस्तान में बिजली 27%, पानी दरामदशुदा गैस से 22% और कोयले से 20% हासिल की जाती है। इसी तरह से न्यूक्लियर ज़राए से 9.8%, फर्नेस ऑयल से 5.9%, कुदरती गैस से 11.2% बिजली हासिल की जाती है। ये वो सोर्सेज हैं चीदा जिनसे पाकिस्तान में बिजली प्रोड्यूस की जाती है। मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 19,000 मेगावाट है, जबकि मुल्क 25,000 मेगावाट बिजली इस वक्त डिमांड करता है। यूँ पाकिस्तान में बिजली का शॉर्टफॉल 6,000 मेगावाट तक जा पहुंचा है। इस वक्त बिजली का बहरान हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों की वजह से पैदा हुआ है। बर वक्त फैसले ना होने के नताइज अवाम भुगत रहे हैं, लेकिन मुल्क में लोड शेडिंग की कहानी कोई नई नहीं है। मुल्क में घंटों लोड शेडिंग का बानी और जिम्मेदार परवेज मुशर्रफ का 10 साला दौरे इक़्तिदार समझा जाता है, क्योंकि इस दौर में बिजली का एक भी इजाफी यूनिट तैयार नहीं किया गया। वादों के बावजूद 4,000 मेगावाट के भाषा डैम की तामीर शुरू ना हो सकी। यही नहीं बल्कि मुल्क की बिजली की जरूरियात पूरी करने के लिए ईरान से गैस पाइपलाइन बिछाने के मामले को भी उलझाया गया, और साल 2006 के बाद से मुल्क में बिजली का बहरान बेकाबू होता चला गया। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में भी इस बहरान की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए हफ्ते और इतवार की छुट्टी समेत मार्केट्स का दौरानिया कम किया गया। मुशर्रफ दौरे हुकूमत के बाद से मुल्क में बिजली ना होने लोगों का रोजगार खत्म हो रहा था, ज़राअत और सनत का पहिया नहीं चल रहा था, जबकि माशी सरगर्मियां ना होने के बराबर थी और लोग लोड शेडिंग की अजियत के बायस ज़हनी मरीज बन रहे थे। पीपल्स पार्टी का दौर शुरू होता है, उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ मैदान में आते हैं। मीनारे पाकिस्तान पर एक एहतजाजी कैंप लगाया जाता है, वज़ीर आला कैंप ऑफिस बनाते हैं, धरने दिए जाते हैं। वहाँ पर आप ये देख सकते हैं फुटेज में कि किस तरह बगैर किसी पंखे के और लाइट्स के इजलास बुलाए जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब उस दौर में उस वक्त क्या स्टेटमेंट्स देते थे वो भी आपके सामने रखते हैं। ये अगर समझते हैं कि इंतखाबात के करीब अपना कुछ पैसा जो रुपए प्रिंट कराकर छाप कर
वो बिजली के जो ये जो अजाब है सर्कुलर डेट 400 अरब रुपए का, वो हल कर लेंगे तो अवाम वो जो इनकी तरफ से मेहरबानी है इनके मुंह पर मारेंगे। पंजाब को महरूम कर दिया, पंजाब को यतीम करना चाहता है। पंजाब के शेर जवान हैं, पंजाब यतीम नहीं होगा। अब मुशर्रफ दौर में मुस्लिम लीग काफ की शिकस्त की दीगर वजूहात के साथ साथ लोड शेडिंग भी एक अहम वजह थी। यही लोड शेडिंग थी जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दोबारा इक्तदार में आने का मौका नहीं दिया। यही नहीं बल्कि 2013 के इंतखाबात में लोड शेडिंग के खात्मे के वादों के साथ लड़े गए। मुस्लिम लीग नून ने अपने 5 साला दौरे इक्तदार में $2.5 अरब की लागत से 5000 मेगावाट बिजली पैदा की, नए मंसूबे लगाए, जिसके बाद मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। 2018 में हुकूमत के खात्मे से कबल उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने मीडिया के सामने आकर ऐलान किया था कि आज मुल्क में लोड शेडिंग का जिन काबू था वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, हमारे पास इजाफी बिजली मौजूद है और आज के बाद लोड शेडिंग के जिम्मेदार हम नहीं होंगे। शहबाज शरीफ साहब ने जाते जाते क्या कहा था वो भी आपके सामने रखते हैं। आज रात के 12 बजे हमारी टर्म खत्म हो जाएगी, तो कल अगर लोड शेडिंग होती तो मुझे आप जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। अब मुस्लिम लीग के दौर में मुल्क में बिजली पैदा होने की इस्तेदाद कैपेसिटी 35,000 मेगावाट से जायद हो गई थी, जबकि 2013 में ये 22,000 मेगावाट थी। यानी 7 साल में पाकिस्तान की बिजली पैदा करने की इस्तेदाद कैपेसिटी में इजाफा हुआ है। 64% इजाफा देखने में मिला है। मुल्क में गर्मियों के मौसम में 10,000 जबकि गर्मियों में इसकी तलब 24,000 मेगावाट है। मुस्लिम लीग जिस वक्त मुल्क में तवानाई के मंसूबे लगा रही थी, उसके इंसाफ सड़कों पर लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करती थी। तहरीक इंसाफ उस वक्त क्या कर रही थी उसकी एक हल्की सी झलक भी आपके सामने रखते हैं। इंशाअल्लाह 5 सालों में पाकिस्तान को बिजली प्रोवाइड करेंगे, बेचेंगे पूरे पाकिस्तान को, पूरे, यानी सूबे के तो पूरा करके कि देहाती में 18 घंटे लोड शेडिंग और शहर में इन्होंने सिर्फ 15% कर दिया। जो नून लीग ने वादे किए थे वो इनको पूरे नहीं करने। 6 महीने में इनके पास तकरीरें हैं सबकी कि 6 महीने में 1 साल में हम बिजली लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। पंजाब असम्बली के बाहर तो अगले 2-3 दिन में एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाजी कैंप भी लगा रहे हैं। और जो हुक्मरानों ने वादे किए थे कि 2 साल में लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे, लेकिन अब 5वां साल है उनके इक़्तिदार का। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि मुल्क में 11,000 मेगावाट इजाफी बिजली गई कहाँ? 2 पावर प्लांट्स की बंदी से पूरे मुल्क में बिजली की कमी क्यों हुई है? पावर प्लांट्स ने हुकूमत को पहले ही खबरदार किया था, इसके बावजूद हुकूमत ने मामला पहले ही दुरुस्त क्यों नहीं किए? ये वो तमाम तर सवालात हैं जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से बनते हैं और सोचने का मकाम है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि एहतजाजी तलबा, उनके लिए शहर इक़्तिदार जिंदान क्यों बन गया है, उन पर लाठियां क्यों बरसाई जा रही है, स्टूडेंट्स क्यों सरापा एहतजाज है। मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आज मुझे मुल्क के उस तबके की बात करनी है कि जिनकी अहमियत को सियासी जलसों के अंदर, कॉर्नर मीटिंग्स के अंदर, सेमिनार्स के अंदर, कॉन्फ्रेंसेस के अंदर खूब उजागर किया जाता है। मुल्क का वही तबका जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मुल्क का मुस्तकबिल है, ये आगे चलकर मुल्क की बागडोर संभालेंगे, मुल्क की बागडोर इनके हाथ में होगी, ये मुल्क का एसेट है, ये खजाना है। ये वही तबका है जो मुल्क का 65% है। मेरी मुराद नौजवानों से। अब ये इशू क्या है? नो मैटर व्हाट, आई हैव टू स्पीक माई हार्ट आउट। वफाकी वज़ीर बराए तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने 10 जुलाई के बाद मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात हर सूरत लेने का ऐलान किया है। यू नो व्हाट, कोविड क्राइसिस में जहां दीगर ममालिक ने अपने इम्तहानात को पोस्टपोन किया, स्टूडेंट्स को प्रमोट किया, उनके पास मैकेनिज्म मौजूद था कि ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट कर सकते थे, उन्होंने असेसमेंट के टूल्स बनाए। अब ये वो एरिया है जहां पर आपको काम करने की जरूरत थी कि ना सिर्फ आप ऑनलाइन पोर्टल बनाते, कोई एवेन्यूज, प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते, बल्कि असेसमेंट स्टूडेंट्स को जांचने परखने के लिए कोई खास स्ट्रैटेजी डिवाइस करते। लेकिन आपने क्या किया? आप चाहे जाए कि ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करते, स्टूडेंट्स को ठीक तरीके से पढ़ाते। आपने ना तो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की, ना स्टूडेंट्स को ऑनलाइन असेस कर रहे हैं, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि उस बात का एग्जाम दें, वो पेपर्स दें जो आपने पढ़ाए नहीं है। यानी वो सिलेबस जो आपने कवर ही नहीं किया, वो करिकुलम जिस पर बात ही नहीं हुई, आप उनको जांचने परखने की बात कर रहे हैं। अब इम्तहानात हर सूरत लेने का ऐलान तो आपने किया। मैंने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम के अंदर बताया था कि वो कौन सी एड है जो टिकने नहीं दे रही है, जिसकी वजह से हमें लाजमी इम्तहानात ले रहे हैं। वो 300 बिलियन की स्टोरी क्या है वो मैंने आपके सामने रखी थी। अब ऑनलाइन जो है क्लासेस तो कंडक्ट हुई, स्टूडेंट्स के इम्तहानात लेने का ऐलान हुआ। इस ऐलान के बाद
ऑनलाइन इम्तहानात के लिए 12 एहतजाज करने वाले तलबा ने फैजाबाद से डी चौक तक मार्च का ऐलान किया। वो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स ले लीजिए, लेकिन हुकूमत ने इस कोशिश को बुरी तरह नाकाम बना दिया। आज यही तलबा एक बार फिर एहतजाज के लिए निकले। अब की बार उनकी मंजिल हायर एजुकेशन कमीशन का दफ्तर था, HEC ऑफिस के बाहर जाना था इस्लामाबाद में। आज भी तलबा का एक ही मुतालबा था कि इम्तहानात कैंसिल करके हमें अगली जमात में प्रमोट किया जाए। स्टूडेंट्स की तरफ से असल में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया, उनका मुतालबा क्या था, वो क्या कह रहे थे, एक हल्की सी झलक आपके सामने रखता है। देखिए, बहुत सिंपल सा मुतालबा है, जैसे कि पूरे साल पढ़ाया नहीं गया बच्चों को, पूरे साल एक ऑनलाइन क्लास किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में, किसी भी लोकल प्राइवेट इदारे में नहीं हुई, लेकिन एजुकेशन मिनिस्ट्री भी वो दावे कर रही है भी कि हमने ली है, लेकिन ये सरासर झूठ है, साफ झूठ है। सारा साल आपने हमारे कॉलेज बंद कर रखे, सिर्फ 2 वीक कॉलेज जाते थे, 2 मंथ हमारे कॉलेज बंद रहते थे, तकरीबन 45 डेज़ हम कॉलेज गए होंगे। इन 45 डेज़ में हम अपना सारा कोर्स कैसे कंप्लीट करते हैं? शफकत महमूद हम कहना चाहेंगे कि हमारे तमाम तर मुतालबा जायज़ 100% हकीकत पर मबनी, उनको तस्लीम करने में कोई मसला भी नहीं, ना ही कोई नुकसान है। पूरे पाकिस्तान में अगर एक भी दुबा के हमारे साथ वो ज्यादती हो रही है। अब गुज़श्ता एहतजाज की तरह आज के एहतजाज में भी पुलिस उनके खिलाफ मैदान में आई। आज भी पुलिस ने हालात काबू से बाहर होने से कबल ही उन्हें मुंतशिर करने के लिए इकदाम उठाए और कई तलबा को गिरफ्तार किया गया। यही नहीं बल्कि एहतजाज की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों को भी हिरास किया गया, उनको भी गिरफ्तार किया गया। क्या मनाजिर देखने को मिले इस एहतजाज के, उन मनाजिर की एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। पत्थर लगे इनको, यार बड़े सोच की बात है। एहतजाज के ये मनाजिर और मुल्क भर से आए हुए स्टूडेंट्स का ये प्रोटेस्ट और उनका जमे गफ़ीर देखकर मुझे खान साहब के वो शोरा आफाक कलिमात याद आ रहे हैं कि अगर मेरी हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए 50 लोग भी सड़क पे आ जाए तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। खान साहब, हम इस्तीफ़े का मुतालबा तो नहीं कर रहे, लेकिन शफकत महमूद साहब जिनसे बारहा हमारी टीम ने राब्ते की कोशिश की है, शफकत महमूद साहब की कैंपेन्स में बखुद जो है कवर करता रहा, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर स्टूडेंट्स की बड़ी बात किया करते थे। खुदारा इन स्टूडेंट्स को सुने। ये तो था आज का दास्ताक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।